अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमने बात करनी है साउथ एशिया स्पेशली इंडिया के हवाले से और मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं इंडिया में भी और उनका तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे ये जो लद्दाख का सिलसिला चल रहा था उस पर क्या सूरत हाल चल रही है। फिर बाकी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो भी करेंगे और हमें एज़ यूजुअल ज्वाइन किया है जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब ने दिल्ली से। एयर मार्शल साहब, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं जी आप? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ठीक हैं, आपकी दुआ से। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि टू स्टार्ट विद, एक तो ये है कि आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है इनकी मीटिंग होने जा रही है मोल्डो के मकाम के ऊपर चुशूल में जो अपोजिट उसके है। उसमें ये मुझे बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये भी बताइएगा कि इसमें जो आउटगोइंग कोर कमांडर हैं जनरल सिंह और जो इनकमिंग कोर कमांडर हैं जनरल मेनन मेनन, वो भी दोनों शरीक हो रहे हैं। तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि क्या आउटकम हो सकता है? नहीं, देखिए, उम्मीदें तो हमेशा रहनी चाहिए जब ऐसी बातचीत हो, क्योंकि जो इस वक़्त पहले तो हमने ये आपके नाज़रीन को एक तरीके से उनके सामने पेश करना है कि ज़मीनी हकीकत जो है, पिछली बार जो वज़ीर दाखिला वांग यी और हमारे वज़ीर दाखिला हिंदुस्तान के जयशंकर के बाद बीच में बातचीत हुई थी, उसके बाद वो 10 सितंबर को हुई थी। अब 10-11 दिन हो गए हैं, तो जो एक तरीके का तनाव था, एक टेंशन था, उसपे थोड़ी-सी कॉग्निटिवली देखें तो थोड़ी-सी कमी आई है। मगर जो डिप्लॉयड फोर्सेस हैं आईबॉल टू आईबॉल, क्योंकि जो हमने पहले आपको आपके नाज़रीन को मालूम होगा कि जब वो टेंशन हुआ था गलवान वैली में जिसमें 20 हिंदुस्तानियों की मौत हुई थी, कुछ चाइनीज की भी मौत हुई है। उससे पहले एक मीटिंग हुई थी, पर उसके जो कोई भी डिसीजंस लिए गए थे उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आई एम सॉरी टू स्टार्ट विद अ लिटिल एलिमेंट ऑफ नेगेटिविटी, बट दैट इज हकीकत। हम तो आपके सामने हकीकत पेश कर रहे हैं, हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। हकीकत यह है कि कोई बदलाव, मीनिंगफुल बदलाव नहीं है। हाँ, ये है कि आज आउटगोइंग और इनकमिंग कोर कमांडर हैं, दोनों जा रहे हैं। और एक और भी अहम बात है, मीटिंग शुरू होने वाली है, मेरे ख्याल में एक घंटे में शुरू होगी मोल्दो में, जैसे आपने कहा है। इस वक्त पॉलिटिकल सियासी पैरामीटर्स की वजह से हिंदुस्तान, इंडिया ने वहाँ पे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया के जो चाइना पे नजर रखते हैं, तो नवीन श्रीवास्तव, तो वो भी इसमें मौजूद होंगे। क्योंकि पहले अच्छा। हमने देखा है कि वो पीएलए की बात करें तो फिर जब हम दाखिला मंत्रालय चीन का है उनसे बात करते हैं, तो वो अलग-अलग बातें करते हैं। तो एक ठीक। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं है। तो ये तो हमेशा हिंदुस्तान की खासियत रही है, अब हम देख रहे हैं कि ये चीन की भी खासियत है, वर्किंग इन साइलोज। तो हाँ। अब देखेंगे, क्योंकि एक और चीज है, इशरार साहब, तो आपको तो पूरी जानकारी है इन मामलों में, कि इस पे डिसंगेजमेंट की बात हो गई होगी। हाँ जी। हम्म। जो सबसे हिकमत अमली के पहलू से देखें, जो सबसे अहम इलाका है वो है देप्सांग। जी। वहाँ पे आपने भी पिछले कुछ प्रोग्राम्स में कहा है कि 900 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा अब वहाँ पे हिंदुस्तान का क्लेम्ड इलाका हाँ। उन्होंने ऑक्यूपाई किया है। वहाँ पे 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। उन पे मई के स्टैंड ऑफ से 1 महीने पहले वो उनको रोका था हमारी पेट्रोलिंग पार्टी। बल्कि जस्ट टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट, ये मैं दिखा देता हूँ। ये अखबार की कटिंग है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि मंथ बिफोर स्टैंड ऑफ चाइना ब्लॉक्ड 5 पेट्रोल पॉइंट्स इन डेप्सैंग। इसी का तो मैंने अभी जिक्र किया, हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ द सेम। हाँ। तो इंडियन एक्सप्रेस ने ये लिखा था उस वक्त, बिल्कुल सच है रिपोर्ट, उसमें कोई खामी खामी किसी तरह की खामी नहीं है। तो अब वहाँ वो तो नहीं, जिसका हम, जहाँ तक हमारे इस वक्त सोर्सेज ने मुझे बोला है, वो ये है कि दक्षिण के बारे में बात नहीं होगी। तो हम्म। हमने ये भी देखा है कि जो भी बातचीत हुई है, चीन दक्षिण के बारे में बात नहीं करता।
करना चाहता है। तो आप भी हिकमत अमली के कैंडिडेट्स हैं कि इसकी अहमियत ये है कि एक तो अक्साई चिन इसके पास है, अगर मशरक की तरफ जाएं तो अगर शुमाल की तरफ जाएं तो कराकोरम पास है 30 किलोमीटर मतलब मशरक में है, और वहां से आप सीपेक का जो कॉरिडोर है चीन का शुरू होता है वहां से काशगर से, तो वो वहां उसके साथ ही निकलता है। उसके मगरिब में देखें तो सियाचिन ग्लेशियर है। तो मतलब ये सबसे, अगर कोई भी जो जानकार हो सियासती और हिकमत अमली के मामलों में, तो ये सबसे अहम बात है, पर इस पे चीन कोई बात नहीं करता है। कहीं न किसी दिन तो वो बात भी आएगी। इस वक्त सिर्फ वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो 5 पॉइंट मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके साथ आपने सवाल उठाया था, तो वो कि कम से कम नए कुछ कॉन्स्टेंट सीबीएम्स को बरकरार करिए, पहले बरकरार करने से पहले उनको इवॉल्व कीजिए और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाए कि ऐसा हादसा जो गलवान में हुआ था 15 जून को वो ना हो। और इस दौरान में वांग यी और जयशंकर के मिलने के बाद, मिलने से पहले शायद, यार मिलने से पहले 29 और 30 अगस्त को जो भारत ने अपने ही इलाके में हाइट्स ऑक्यूपाई की हैं, उस पे चीन बहुत नाराज है, क्योंकि वो जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं जो जनूबी पैंगोंग त्सो में है, जहां पे मैं डिटेल्स आपके सामने टाइम नहीं है, डिटेल्स नहीं देना चाहता हूँ, मगर पूरी नजर है मोल्डो गैरिजन जहां मीटिंग हो रही है, हमारी चोटियों पे बैठे हुए जवान मोल्डो गैरिजन को पूरी तरह से देख सकते हैं। कौन सी आर्टिलरी फायर वहां लगानी है, कौन से विमान जहाज, जंगी हवाई जहाज, तो ये चीन को बड़ा वल्नरेबल बना दिया उसने। तो मेरे ख्याल में जो अगर आगे बढ़ रहा है तो इसकी वजह ये भी है कि अभी पूरी इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि 100,000 स्क्वायर किलोमीटर उनके पास है, ऑक्यूपाइड है, मगर ये ऑक्यूपेशन जो हमारी चीन चोटियों पे हमने किया है जनूबी ये पैंगोंग उसने में, वल्नरेबल बना दिया। वल्नरेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है अच्छा अगर अच्छा, एक और चीज जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हिंदू अखबार जो है उसने ये लिखा कि 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख ब्लॉक्ड बाय चाइनीज। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं, ये तो मैंने आपसे पहले भी इंटरव्यूज में कहा है, इस स्टैंड ऑफ में सबसे अहम बात क्या रही, पहले जो कॉमन एरियाज था जहां पे भी दोनों साइड पेट्रोलिंग करते थे, जी अब वो बदलाव ऐसे आया है कि जो भी 5 पॉइंट्स की तो हमने अभी बात की, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 11A और 13, ये तो डकसांग में है। उसके बाद 14 पेट्रोलिंग पॉइंट, 14, 15, 17, 17A जो कि गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान उस इलाके में है, वो भी रोका हुआ है, मतलब वो अंदर आए हुए हैं। तो मतलब ये है कि हमारी तरफ से पेट्रोलिंग अब बंद हो गई। अहम बात यह है, हाँ हाँ चीन की तरफ पेट्रोलिंग बंद नहीं हुई है, उन्होंने पेट्रोलिंग को बिल्कुल साइडलाइन किया है और ऑक्यूपेशन की है। तो इसीलिए भारत की सरकार की तरफ से वांगी जयशंकर का डायलॉग हो और कमांडर्स को डायलॉग हो, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर जो कंसोलिडेशन एंड कंसल्टेशन, जो जिसमें दोनों हाँ जी सरकारों की वजीर दाखिला वजीर दाखिला नहीं, दाखिला मंत्रालय, हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके नुमाइंदे मौजूद हैं, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब सूरत हाल वैसे की वैसे ही हैं। हाँ लेकिन ये ये जो है, लेकिन ये जो राजनाथ साहब ने पार्लियामेंट में ये जो कहा कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स हैज बीन कैप्चर्ड बाय द चाइनीज, वो किस रेफरेंस में बात कर रहे थे? देखिए अब तो तारीख में जाना पड़ेगा। जब महाराजा हरि सिंह और डोगरा रूल था, जी उस वक्त जो अक्साई चिन एरिया था, 1865 तक
वो लाइन थी अनडेमार्केटेड, उसपे कोई डिलिमिटेशन नहीं हुई थी, कोई बॉर्डर पोस्ट नहीं थे या कोई एम्बैंकमेंट हो या इवन पिलर्स, कोई आप छोटा सा पिलर लगा दीजिए डिफाइन करता है बॉर्डर। हाँ, 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 मगर 54 के बाद जो सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स निकाले गए, और इसमें कोई शक नहीं है, चीन भी जानता है कि महाराजा हरि सिंह का जो रूल था वो शहडोला तक था, वो काराकोरम पास लाइन नहीं थी बॉर्डर की हाँ, हाँ, वो जो तो आज तिब्बत की तक है, लाइन। हाँ, जी हाँ, धर्मशाला तक। उनको प्रताप सिंह को उस वक्त बर्तानिया की सरकार, जो हिंदुस्तान उस वक्त था अनडिवाइडेड इंडिया, उनको बोला गया कि चीनियों को बोलो थोड़ा अंदर आ जाए कि हमारा खतरा चीन से नहीं है। अब ये देखिए ना, दिलचस्प बात, आपका जो आने वाला दुश्मन है उस दुश्मन को कह रहे हैं यहाँ आइए, थोड़ा अंदर आइए, क्योंकि इस वक्त उस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरा बर्तानिया को था वो रशियन एडवांस था, वैसे से, कि वो ठीक। अफगानिस्तान पाकिस्तान के इलाके से वो हाँ, दे विल कम द रशियन बियर, अंग्रेजी में हाँ, एक्सप्रेशन था रशियन बियर वांट्स टू ड्रिंक द वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन बॉर्डर्स सी। तक, हाँ। हम्म, आप समझे ना मेरी बात। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो था, उन्होंने 1952-53 में एक सड़क बनानी शुरू की जो कि तिब्बत और जिनजियांग को मिलाए, क्योंकि ये दोनों उनके आउटलाइंग एरियाज हैं। इनका ठीक। एरिया बहुत ज्यादा है, चीन का जहां हान चाइनीज एरिया है वो बहुत कम है, मगर बाकी जो एरियाज हैं डोमिनेटेड बाय माइनॉरिटीज। द तुर्किक ठीक। माइनॉरिटीज जो हैं जिनजियांग में है, आप जानते हो उसके उस मामला में तो आप हाँ, बिल्कुल माहिर हैं। तिब्बत फिर भी बहुत सारा एरिया है, और ये पूरा मान के वो इनर मंगोलिया भी देखें, पूरा का पूरा आप देखेंगे हान चाइनीज एरिया तो बहुत छोटा एरिया है चीन का। हम्म, तो इसीलिए इस एरिया में वो हानाइजेशन करना चाहते हैं, और सरकार की जो कोई भी मजबूती औजार हैं वहां पे पहुंचाना चाहते हैं। तो वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने ऑक्यूपाई किया 1959 के पहले। और उसी वक्त आपको याद होगा उसकी वजह, और उसके बाद गलवान में कुछ हादसे हुए थे कि हिंदुस्तान ने कहा था कि ये अक्साई चिन तो हमारा एरिया है। 1865 के जो नक्शे हैं वो ठीक तरह से बताते हैं कि डोगरा रूल वहां तक एक्सटेंड हुआ होता था। तो उसके बाद तो 1962 की जंग हुई, तब से वो फिर ऐसा नहीं ही रहा। रहा है। ठीक, वो ठीक। अक्साई चिन जो एरिया है उसको 38 शामिल करके वो करे। ठीक उनके है। उनके ठीक। उनके ठीक। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है वो ये हुई है कि एक जर्नलिस्ट हैं राजीव शर्मा साहब, जी उनको अरेस्ट कर लिया गया है अंडर ओएसए, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। और ये आप क्या समझते हैं कि क्या वजह, वो तो कह रहे हैं कि उनका चाइनीज के साथ कोई ताल्लुक था। और हालांकि उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके को तकरीबन 12,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनका काफी एक फॉलोइंग भी है। और उनकी जो ट्वीट्स भी मैं देख रहा था वो भी, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी, ना ही उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें कोई ऐसी बात थी। क्यों पकड़ा गया उनको? ये अच्छा है कि आपने ये, आप भी जर्नलिस्ट हैं और मैं भी एक सेमी जर्नलिस्ट हूँ। तो हम जब इस बात को हम एनालाइज करते हैं तो दो इसकी दो राय हैं। देखिए, जो कोई वो पाकिस्तान हो, कनाडा हो, हिंदुस्तान हो, जो स्टेट कहती है, आपको सोच समझ के उसको एनालाइज करना है कि इस पे सच्चाई क्या है और गलतबाजी क्या है। ये दो व्यूज ये हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। मैं राजीव को शर्मा को खुद जानता हूँ, कम से कम एक हाफ अ डजन टाइम्स ही हैज इंटरव्यूड मी इन ऑफ ऑल प्लेसेस इन ऑल इंडिया रेडियो, हमारी जो नेशनल रेडियो चैनल है, बाकी टेलीविजन चैनल्स पे, डीडी में भी। तो ये यूएनआई से काम करते थे, हाँ, ट्रिब्यून में लिखते थे, सकाल में लिखते थे। तो एक है कि इन्होंने, दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जारी की, और एक ट्रैप लगाया गया, और देखा कि उनके जो ताल्लुकात थे, चिंगशी एक चीनी एक औरत है। खातून है, और एक नेपलीज एकम्प्लिस थे उनके शेर सिंह।
तो ये इनको वसंत कुंज एक साउथ दिल्ली की कॉलोनी में है, वहां रहते थे, बाहर किसी से मिले नहीं, कुछ नहीं करे, पर इनके ताल्लुकात राजीव शर्मा के साथ थे। राजीव शर्मा ने खुद, वो तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट से जो आई है, रिपोर्ट आई है, वो कितनी सच है मैं जानता नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वो इंफॉर्मेशन देते थे उस इन औरत को दोनों जो को चाइनीज, चीन और के उसके बदले में उन्होंने पैसे भी लिए थे। पैसे, हाँ, तो हाँ, उन्होंने मुबैना तौर जैन और सितंबर के 9 महीने में पर। उन्होंने कहा, खुद ही कहा है कि 30 लाख रुपए मुझे मिले। तो ये तो कहानी जो है, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में इनको गिरफ्तार किया है, ये तो एक एक पहलू है। दूसरा पहलू है जो आप कह रहे हैं कि अगर आप उनकी सोशल मीडिया देखें, उनके यूट्यूब चैनल देखें, कोई शक नहीं है कि राजीव बड़े पुराने हाँ, जर्नलिस्ट हैं। मंझे हुए। जी हाँ, और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में भी लिखते थे, इसीलिए उनको चीनियों ने अप्रोच किया। वो ग्लोबल टाइम्स, जो चीन की सरकार हाँ, का एक उसमें भी अखबार आर्टिकल है, उनका ही छपा था। 2010 से 2014 तक हर हफ्ते वो आर्टिकल लिखते थे। हम्म, तो क्या उन हफ्तों के लिए उनको इतना पैसा दिया गया, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी हमने देखा है, एक जम्मू कश्मीर के बड़े बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट इफ्तिकार गिलानी और कन्हैया कुमार, उमर खालिद, इन सबको इसी स्पेशल ब्रांच दिल्ली पुलिस ने के अंदर डाला। और आपके नाजरीन को ये बिल्कुल हैरत होगी कि इफ्तिकार गिलानी मेरे बड़े बहुत ही करीब दोस्त हैं, हाँ, बहुत अच्छे। उनको बचाया है भारतीय सेना के, हमारी इंडियन आर्मी के चीफ ने। हम्म, उन्होंने कहा कि आपने को इसको पकड़ा है, ये बिल्कुल गलत बाजी है, क्योंकि जो कुछ भी आपने पकड़ा है, ये तो उन्होंने इंटरनेट से लिया है, ये कोई, हाँ, इसमें क्या ऑफिशियल सीक्रेसी है। तो वो तो उसकी बात है, बाकियों का भी आपके नाज़रीन जानते हैं, कन्हैया कुमार को, ये एक जी, जी, तरीके की सियासती टारगेटिंग भी हो सकती है। हम्म, और ये भी कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है, उसपे काफी उसका ड्यूबियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कि हमने देखा, वैसे भी डॉक्टर कफील खान, आपने तो जी हाँ, पढ़ी वो भी, होगी स्टोरी, जी, उनको बिल्कुल, भी कहीं मेरे ख्याल में 7 महीने या 1 साल उनको जेल में डाला गया, क्या आपने जो हाँ, गलतबाजी की है, और उसके बाद कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो बरी कर मतलब दिया। ये दोनों पहलू आपके नाजरीन के सामने लाना चाहते हैं, कि जब ठीक, तक पूरी तरह की इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो भी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल ब्रांच और दिल्ली पुलिस नहीं, एक तरीके जुरिडिकल, मतलब हाँ, जब तक आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे लाएं, जहां थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी है, तो किसी बेगुनाह आदमी को आप जेल में नहीं डालेंगे। तो हम्म, यही मेरी एक ठीक, तरीके की ठीक, बिल्कुल ठीक, एनालिसिस फेयर इनफ। अच्छा, ये जो बांग्लादेश के साथ अनियंस का मामला हुआ है एयर मार्शल साहब, ये क्या हुआ? क्योंकि एयर मार्शल साहब, ये जो चीज है अनियंस के हवाले से, ये लगती तो छोटी सी है, लेकिन जिनको जरूरत हो, प्याज आपको पता है बड़ा जरूरी होता है खाना बनाने के लिए, और वो बांग्लादेश से लोगों ने पैसे भी दे दिए हुए थे, और उसको जब तक रिलीज नहीं किया, जब तक कि उधर से कोई ऑफिशियल स्टर्न डिमार्श नहीं आ गया बांग्लादेश की तरफ से। तो ये क्या हो रहा है? इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात तो बड़े अच्छे थे। नहीं, ताल्लुकात अच्छे हैं। हम्म, कभी कभी ऐसा होता है कि, देखिए, हमारी पहली तो बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, मैंने इस पे लिखा है काफी बार, इस पे बोलचाल बोलचाल की है टेलीविजन चैनल्स भी, क्योंकि ये मेजॉरिटेरियन एजेंडा में ऐसा है कि अगर आपकी एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग पार्टी सरकार में है, तो पड़ोस में एक तरीके का एक खौफ सा पैदा होता है। तो जो बांग्लादेश के उनके उनके मिनिस्टर यहाँ आ रहे थे, और वो आ नहीं पाए, उन्होंने कोई वजह दी है, तो उस वक्त थोड़े रिश्ते गिर गए थे, नीचे हुए थे। मगर उसके बाद फिर भी हमारी तरफ से, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम, वो आउटरीच किए हैं शेख हसीना से, तो रिश्ते तो ठीक थे। हाँ, मगर मैं बहुत खुश हूँ, आपकी जो वैरायटी है, ये एक तरीके के, ये फूलों का एक बुके, रोज भी है, अब अनियन भी है, प्याज भी है। स्ट्रेटजी भी है, राजीव शर्मा का एरिस भी है। तो हाँ, एक तरीके से आप अपने नाजरीन को जो होलिस्टिक व्यू देख हाँ, देते हैं, फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो,
तो ये अच्छी बहुत बात है। अहमियत रखता है। मगर जहाँ तक अनियन प्याज की बात की है, हमारे यहाँ ये प्याज और मुल्क की एक कौमी सलामती हमेशा लिंक्ड रहे हैं। प्राइसेस थोड़े बढ़ जाते हैं तो बहुत शोर शराबा होता है। सही बात तो है। इसमें कोई गलती, उसमें कोई शक नहीं है, हमारी तरफ गलती अगर है तो हिंदुस्तान सरकार की ठीक तरफ होना गलती है। ठीक। अच्छा क्योंकि एक अगर बैन जी, करते हैं, जी, 1 मिनट, प्लीज़, 1 सेकंड मैं बस प्लीज़, समझाना प्लीज़, चाहता हूँ प्लीज़। कि बैन आप अगर करते हैं, तो जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें बांग्लादेश ने पैसा दिया है, हुँ, जो प्याज ट्रकों में लोड किए गए हैं, जो ट्रकों से अब बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, तो हुँ, आप उसको थोड़ी रोक सकते हैं कि अभी कल से हमने बैन कर दिया। हाँ, वो एक डेट देना है आपको, प्रोस्पेक्टिव डेट देना है, ताकि खरीद फरोख्त बंद हो और दूसरी तरफ की जो जो बायलैटरल रिश्ते हैं उनमें एक तरीके दरार नहीं पैदा हो। आप जानते हैं शेख हसीना खुद कह रही थी हाँ, कि ये इतना अचानक ही एक फैसला लिया गया, तो मैं तो कहने वाली थी अपने बावर्ची को कि आज हमारा खाना जो शाम को बनेगा प्याज नहीं डालना उसमें, क्योंकि प्याज की कमी थी बांग्लादेश में। तो एक बस, मगर ये छोटा-सा, इट वाज़ अ स्टॉर्म इन अ हाँ, टी कप। मीडिया ने भी इसको थोड़ा-सा, आप जानते हैं मीडिया के लिए तो हुँ, स्टोरी चाहिए, तो इसको हाँ, बहका दिया, मगर ये खत्म हो गया मामला। वो हाँ, ट्रक्स पहुँच गई हैं हाँ। और अब एक्सपोर्ट बंद है, क्या कर सकते हैं? मगर जब बंद होगा पूरी तरह से, तो फिर काम चलिए, शुरू अब होगा। मेरा ख़्याल है कि शेख हसीना की जो हंडिया है उसमें प्याज़ डल जाएगा, प्याज कोई मसला नहीं। बरकरार है, बिल्कुल, उनका जो ठीक है, जो कोई भी खाना है वो चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, एक बड़े इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जयशंकर साहब ने, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने दी है, और उन्होंने ये कहा है नवाज़ साहब के ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, दैट शुड इंक्लूड मल्टीपोलर एशिया। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये एक बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। तो अगर मुझे आप 2-3 मिनट देंगे, जी, जी, श्योर, श्योर। मैं आपके नाज़रीन को 1937 ले जा रहा हूँ। जी। मेरे ख़्याल में आपकी मेजॉरिटी नाज़रीन तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक़्त। तो एक उस वक़्त अनडिवाइडेड इंडिया था। एक कांग्रेस सेशन हुआ था हरीदपुर पे। जी। तो हरीदपुर में क्या हुआ कि पहले रेज़ोल्यूशन हुआ कि हम नॉन अलाइन्ड रहेंगे। अभी दूसरी आलमी जंग शुरू भी नहीं हुई थी। अभी ये भी नहीं पता था कौन ग्रेट पावर्स कौन होंगे। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की स्ट्रैटेजी उस वक़्त आउटलाइन की थी। गुड। दूसरी, अगर आपके नाज़रीन जवाहरलाल नेहरू की किताबें पढ़ेंगे, या। 1-2 किताबों में 1944 में, अभी आलमी जंग खत्म भी नहीं हुई थी, हाँ, ना तो पार्टीशन हुआ था। उस वक़्त उन्होंने, ये लिखित है, ये मैं आपके सामने ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। ठीक, ठीक। उन्होंने कहा था कि 2000 में, मतलब 60 साल के आगे देखें, और नेहरू ने कहा था कि ग्रेट पावर्स कौन होंगे? हुँ, उन्होंने कहा था अमेरिका, हुँ, चाइना, एक रूस, इन यूरोपियन यूनियन, जापान, रशिया, और आप देखेंगे भारत भी उस वक़्त हुँ, दरवाज़ों पे खटखटा रह जाएगा कि हम भी आने वाले हैं। हुँ, ठीक। यही बात दोहराई गई है। जयशंकर ने ये बात की है जापानीज़ को कि आप इन्वेस्ट कीजिए, हाँ, हाँ, और इन्वेस्ट यहाँ करेंगे तो रिस्क फ्री रहेगा हिंदुस्तान। तो ठीक। मतलब अ, वही जो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि भारत की जो हिम्मत अमली है वो ये है कि इट मस्ट बी अ काइंड ऑफ कोर ऑफ द न्यू सप्लाई चेन। क्योंकि ठीक। अब चीन को टारगेट किया गया है हमारे मगरबी देशों ने, अमेरिका, यूरोप खासकर, और या। उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शिफ्ट होगी हिंदुस्तान की तरफ, तो सप्लाई चेन यहाँ से शुरुआत होगी। हुँ, तो वो अब इसमें क्या हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि चीन ने पिछले 20 सालों से सारे दुनिया को, आलम को कहा है कि मल्टीपोलर एशिया होगा, हुँ, मगर ये मल्टीपोलर एशिया एक पहाड़ है। हुँ, जिसपे एक ही बाघ, एक ही टाइगर, जिसे उर्दू में चीता कहते हैं, हाँ जी, एक हाँ ही जी। टाइगर होगा। तो वो क्या सिग्नल दे रहा है कि हुँ, और कोई नहीं होगा। 2013 में जब शी जिनपिंग
ओहदा संभाले थे 1 साल पहले, उन्होंने ओबामा से बात की। उन्होंने कहा कि एशिया आप हमें दे दीजिए, हम संभालेंगे, आप बाकी आलम संभालिए। ये लिखा है, लिखित है। तो ये क्या कहता है कि चीन किसी और मुल्क को, एशिया को डोमिनेट करने नहीं देगा। तो जो आप इतने हफ्तों से हमको शामिल किए हैं आपके प्रोग्राम में, वो इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है, वो एक वजह है, क्योंकि शी जिनपिंग पावर में आए हैं और वो जब तक वो इसमें पूरी तरह से फतह नहीं पाएंगे तो वो कमजोर लगेंगे। तो इसकी वजह से ये मल्टीपोलर एशिया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपके नाजरीन को एक और आंकड़ा देना चाहता हूँ। 1750 में 1750 मुगल एम्पायर वाज ऑन इट्स डाउनहिल। उस वक्त सारे आलम में जीडीपी जो था 33% चीन बनाता था, ठीक, 24% हिंदुस्तान। मतलब सारे आलम की जो वेल्थ थी 50% चीन और हिंदुस्तान के बीच थी। क्या बात। अमेरिका तो था ही नहीं। और जहां बर्तानिया की बात करें वो 1.5 या 2% करता था। हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मैरीटाइम पावर आ गया, वहां पे कॉलोनाइजेशन हुई। तो मतलब अब एक तरीके से, जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया था, एम्पायर इज नाउ स्ट्राइकिंग बैक, कि देखिए आपने हमें कॉलोनाइज किया, अब हम उभर आए हैं। तो ये जो चीन का कहना कि सिर्फ एक ही टाइगर होगा एशिया में, ये इसको रेजिस्ट किया जाएगा और हिंदुस्तान सबसे ज्यादा रेजिस्ट करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन उतनी ही है। हाँ, कोई शक नहीं है कि अगर इकोनॉमिकली देखें चीन आगे है। और ये भी कहने की आपके नाजरीन को जरूरत है कि हाल ही में चीन के जो वजीर आजम, शी जिनपिंग नहीं, वजीर आजम ने क्या कहा, क्योंकि उनको आइसोलेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन में 140 करोड़ लोगों में 60 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 रुपए महीने कमाती। आजकल के जमाने में 10,000 रुपए है क्या? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक ठीक ठीक, ये चीन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो ये पुल, जब मैं पूरे जो मैंने इनपुट्स आपके सामने पेश, आपके नाजरीन के सामने पेश किए, वो क्या कहता है कि जहां आप जो यूनिपोलर एशिया कोई नहीं मानेगा, ना तो जापान मानेगा, ना तो फिलीपींस मानेगा, ना तो मलेशिया मानेगा, क्योंकि कोई न्यो कॉलोनिज्म नहीं देखता है। हाँ, अगर इन्फ्लुएंस करना है, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, तो एक मशवरे के साथ, दोस्ती के साथ, फ्रेंडली सिस्टम्स के साथ आप एक तरीके की इनफॉर्मल डोमिनेंस कर सकते हैं। चीन का ये समझना कि वो अमेरिका की तरह जो दूसरी आलमी जंग के बाद सारे आलम को डोमिनेट करे, वो नहीं मानेंगे, नहीं, लोग नहीं मानेंगे। दिस इज पीपल वर्ल्ड। अब जो पैंडेमिक के बाद जो आप दुनिया आलम देखते हैं, वो अलग तरीके का आलम है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक ठीक, बात करेंगे अगली बार। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो होने वाली है एक हफ्ते के अंदर अंदर, वो है ये है कि फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सार्क जो हैं उसमें मुलाकात होने जा रही है, वर्चुअल मीटिंग होगी, लेकिन उसमें हमारे वजीर खारजा जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और जयशंकर साहब के हैं, इनका भी वहां पे शिरकत मुतवक्को है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ ब्रेक थ्रू होने का चांस है जी इसमें, या वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट? नहीं नहीं, ब्रेक थ्रू तो बहुत ही मुश्किल है। मैं कोई ऐसे आपके नाजरीन के सामने कोई गलत अंदाजी की उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि अब देखिए पीरियोडिकली हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ नए चीजें ला रही हैं, जाती हैं। ये मैं पाकिस्तान को ब्लेम वर्दी नहीं कर रहा हूँ, हमारी भी गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान भी गलती कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के सामने आप जानते हैं, आपके नाजरीन जानते हैं, 2014 के बाद जो इलेक्शंस हमारे हैं, चुनाव हैं, उस पर पाकिस्तान एक फैक्टर है। पाकिस्तान के चुनाव में हिंदुस्तान एक फैक्टर नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात की आप। हमारी सरकार जो है वो मेजॉरिटेरियन इंडिया में
बहुत एक तरीके की इक्विटी डालती है। इसीलिए पाकिस्तान को टारगेट करना, जम्मू कश्मीर के जो रिश्ते थे उनको एक तरीके से ब्रेक करना, 370 हटाना, पाकिस्तान का ये कहना, इसमें मैं भी बिलीव करता हूं कि बहुत गलत हुआ है 370 हटाया। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए और यूनियन टेरिटरीज 2 बनाई गई, और उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडरशिप, मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी, उनको आपने साल भर जेल में डाला, प्रिवेंटिव डिटेंशन या पब्लिक सेफ्टी एक्ट, बड़ा ड्रैकोनियन एक्ट है, ये गलत हुआ। तो पाकिस्तान ने ये एक इम्पल्स संभाला है और कोशिश की जा रही है, आज तक भी चली आ रही है, कि ये कश्मीर का मसला बैन अल-अक़वामी एक माहौल में इसको हाईलाइट किया जाए। मगर अफसोसनाक बात ये है कि बड़ी मिक्स सक्सेसेस हैं, क्योंकि अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ है नहीं। यूनाइटेड नेशंस और जो मेजर पावर्स हैं मगरबी इलाके में, वो भी उनके साथ नहीं है। तो इसकी वजह से हमने देखा कि बेक में एक स्पाइस स्कैंडल हुआ और इंडिया की डिमांड रही कि आप 50% यहाँ पे दिल्ली में जो आपके सफीर और एम्बेसी है उनको वापस ले आइए। पाकिस्तान ने भी टिट फॉर टैट किया, वापस बुलाया गया। डाउनग्रेड कर दिया सर। नया एक इशू आया है कि भारत ने वहाँ भेजना इस्लामाबाद था एक एम्बेसडर। अफेयर्स, जी जी हाँ, उग्रवादे पे बना दिया है, और हाँ। पाकिस्तान ने कहा ये बहुत सीनियर है। हाँ, तो मैं लेकिन वो ये बात आपकी सही है कि ये वो पाकिस्तान कह रहा है कि जी ये डाउनग्रेडेड था, तो वो आप थोड़ा सा निचले लेवल के बंदे को भेजें। अब ये जो चीजें, ये तो जाहिर है ये वही छोटी छोटी बातें ना जिनके ऊपर लड़ाइयाँ यही होती हैं तो हमारी कह जो। रहा हूँ भैया। भैया आप हिंदुस्तान को ये थोड़ी कहते हैं कि हमें सिर्फ आप इसरार कसाना भेज दीजिएगा हाँ, यहाँ पे बस, हाँ, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, हाँ, तो हो नहीं पाएगा ना। तो मतलब ये बच्चों वाली बातें की जा रही हैं दोनों साइड से, मतलब बहुत गलत बात हो रही है। मेरे ख्याल में इससे नीचे हम जा नहीं सकते रिश्तों पे, सही अब बात है। आगे थोड़ा ऊपर जाने की बहुत ही जरूरत है। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि मेरी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब से एक इल्तिजा है कि आप तो जो भी बोलते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, तो इस वक्त थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि सेंसिटिव मामला है। कि पहले तो सार्क मीटिंग जो हमारे वजीर आजम ने बुलाई थी, उसमें पाकिस्तान की तरफ से गलती रही कि या, इमरान खान आए ही नहीं। कि जब तक आप इस हिंदुस्तान की अगर आप देखें, मेरे पास वक्त नहीं है, आपके नाजरीन के सामने पेश करना चाहता हूँ कितना हो रहा है। मालदीव्स को अभी $250 मिलियन का, ये भी नहीं पूछा कि आपने क्या करना है, कहाँ डालिएगा, एक आउटराइट ग्रांट दिया गया है कि वहां पे इस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल खराब है। बांग्लादेश के सामने प्याज क्राइसिस के बाद आगे बढ़े हैं, महिंद्र राजपक्षे के साथ मिलने जा रहे हैं, या तो मिलेंगे या तो वर्चुअल मीटिंग होगी। मतलब सार्क के जो कोशिश की जा मुल्क हैं, हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, ये मैं हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं हकीकत देखता हूँ जो कुछ भी हो रहा है। तो इस माहौल में अगर पाकिस्तान भी एक कदम आगे बढ़े, रही। और मुझे कोई शक नहीं है हिंदुस्तान भी 2 कदम आगे बढ़ेगा, चलो मगर अल्लाह करे ऐसा हो सके। शक नहीं है कि हम दोनों मुल्कों के रिश्ते इससे नीचे नहीं जाने नहीं चाहिए। जाने चाहिए। बहुत बिल्कुल। नुकसान पहुंचाता है आखिर दोनों। में आखिर में माजिद साहब, एक किताब जो है वो मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। ये मैं पढ़ रहा था, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। अब जी इसमें मैं एक पैराग्राफ इसका आपको बताता हूँ कि लिखते हैं कि द डिमाइज ऑफ मेनी डेमोक्रेसीज कैन बी ट्रेस्ड टू अ पार्टीज ग्रेटर अफिनिटी फॉर एक्सट्रीमिस्ट्स ऑन इट्स साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देन फॉर पार्टीज क्लोज टू द ऑपोजिट साइड। वो ये कह रहा है कि जब पार्टीज जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट्स को अपने फोल्ड्स में ले आती हैं, तो देन डेमोक्रेसीज डाई। आपने मेजोरिटेरियनिज्म की बात की है, तो आप समझते हैं कि ये हमारे इलाके में, हमारे खित्ते में मेजोरिटेरियनिज्म या एक्सट्रीमिज्म ये जो बढ़ रहा है, ये डेमोक्रेसीज के लिए बहुत खतरनाक है? ये डेमोक्रेसीज के लिए नहीं ही नहीं, मैं ऑटोक्रेसीज के लिए भी है। इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा जो शी जिनपिंग ने अपने सामने लाया है, वो अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात कर रहा है।
आपको याद होगा कि चेयरमैन माओ के, मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा हूँ मगर बहुत इसमें अहमियत है, चेयरमैन माओ के बाद जो डंग शाओपिंग आए, उसके बाद हु जिनटिन, हु जिनताओ वो आए, जियांग जेमिन उससे पहले आए, तो वो एक कलेक्टिव सिस्टम रखना चाहते थे। शी जिनपिंग ने अपना ही एक नेशनलिज्म, जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म है, अपने अंडर कंट्रोल में लाया हुआ है। तो मैं जानता, मुझे इस पर कोई शक नहीं है, वहां भी खतरा है कि इनका डाउनफॉल हो सकता है। 2022 में शी जिनपिंग पीपल्स कांग्रेस में जाएंगे, और अगर वो अपने लोगों को ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने कितनी फतह पाई है, जो कुछ भी इन्होंने ये एक्सपेंशनिज्म शुरू किया है, तो वो तो गिर जाएंगे। तो वो तो एक तरीके का खतरा है, जैसे आपने आप किताब की बात की। दूसरा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान हमेशा, वो एक्सट्रीमिज्म तो खाली का 30-40 साल की बात है, क्योंकि सूफिज्म पहले तो 40% इस्लाम जो सारे आलम में है, वो जनूबी एशिया में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये मिलके। अगर आधा इस्लाम यहाँ है, वो या और हिंदुइज्म 100% यहाँ पे है, तो अगर आप एक्सट्रीमिज्म खासकर मजहब पे जाएं, तो ये मेरे ख्याल में इससे ज्यादा खतरा किसी को हो नहीं सकता है। जब हम ग्रेट पावर्स की बात कर रहे थे, जब तक कि भारत की सरकार और भारत की आवाम और हमारी सिविल सोसाइटी जो नफरत का जो एक माहौल पैदा हुआ है पिछले 6 सालों से, जब तक वो नहीं हटाएंगे, इस पे भी मैं आपको कितनी किताबें कोट कर सकता हूँ। ये कहा गया है कि जब तक कि भारत एक मॉडरेट रास्ता ना संभाले, भारत को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी इसका सबक सीखना है, हिंदुस्तान को सबक सीखना है, और खासकर बांग्लादेश को। बांग्लादेश तो ठीक है, वहां पे भी कुछ एलिमेंट्स थे पहले, तो याद होगा एक्सट्रीमिज्म, जब से शेख हसीना आए हैं, ये मामला तो उन्होंने संभाल लिया। हाँ, इसमें काफी प्रोसिक्यूशन हुई हैं, जेल गए, लोगों को फांसियां, मगर रास्ता जो उन्होंने संभाला है, उनके लिए बहुत, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान से आगे हैं। तो वो आपका ही पॉइंट में प्रूव करता हूँ कि अगर आप प्रोग्रेसिव रहेंगे, आप जमहूरियत को बरकरार रखेंगे, आप एक तरीके का इंक्लूसिविज्म माहौल रखेंगे, तो और सबसे ज्यादा जो आपकी आपकी अहमियत आपकी पॉलिसीज में होनी चाहिए, वो एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजिटलाइजेशन और इकोनॉमिक्स, ये 4 चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये और खासकर आईटी, इन एरियाज में अगर आपकी प्रायोरिटी रहे, अगर आप मजहब की जो एक्सट्रीमिस्ट लीनिंग है उनको हटा दें, तो आपकी उम्मीद बहुत बढ़ सकती है और हमारे रीजन के लिए। अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। और इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर आपसे ज्यादा चाहते हैं। एज यूजुअल इट वाज वंडरफुल टू हैव यू एनवाशा साहब, और आपसे हमेशा हम सीखते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी सेहत का अल्लाह ताला बंदोबस्त करे, और आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर गपशप होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर।